Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Hassan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसी इंडेक्स का किस तरह की मूवमेंट रही और आगे आने वाले की लेवल्स कौन से हैं जिन्हें हमें फोकस करना चाहिए। तो आज इनिशियल आवर्स के अंदर ही बुल की तरफ से एफर्ट देखी गई और एक स्पाइक आया, फिर वापस से बुल्स की तरफ से एफर्ट देखी गई और एक अपना टॉप लगाया आज की डे का, और जो एक हाई फॉर्म हुआ वो हुआ 40,735.84 का। उसके बाद हमने सेलिंग देखी इंडेक्स में, जिसकी वजह से मिड ऑफ द सेशन इंडेक्स ने अपना लो फॉर्म किया 40,113.95 का। लेटर ऑन सेकेंड सेशन में वापस से बुल्स ने एक मोमेंटम गेन किया और इंडेक्स की क्लोजिंग 40,676.92 के ऊपर हुई। इंडेक्स ने आज जो पॉइंट्स गेन किए वो 105.44 जो परसेंटेज में है 0.26%। इसके बाद हम देख लेते हैं मार्केट परफॉर्मेंस में सबसे पहले टॉप एक्टिव स्टॉक्स को, जिनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए। अगेन हेस्कोल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 67.6 मिलियन के, और इसने आज भी अपने लोअर लॉक के पास क्लोजिंग दी 18.67 की इसकी क्लोजिंग आई, जो कि तकरीबन ₹1.5 के करीब इसकी शेयर प्राइस डिक्रीज हुई। कैल के अंदर भी आज नेगेटिव क्लोजिंग हुई 6 पैसा की और ऑलमोस्ट 29 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। यूनिटी में नेगेटिव क्लोजिंग हुई और 2.94% इसकी नेगेटिव क्लोजिंग हुई 16.16 के ऊपर, वॉल्यूम 26 मिलियन के जनरेट हुए। टीआरजी में भी आज नेगेटिव क्लोजिंग हुई और 50.11 के ऊपर, और तकरीबन ₹2 इसके शेयर प्राइस से निकल गए। परसेंटेज में ऑलमोस्ट 3.93% है। PIBTL में आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुई 18 पैसे की 12.54 के ऊपर, वॉल्यूम 17 मिलियन के जनरेट हुए। MLCF ने आज अच्छा मूव किया और अपना एक लो लगाने के बाद एक शार्प इसके अंदर हमने बाइंग देखी लेटर आवर्स के अंदर। इसकी क्लोजिंग 36.55 के ऊपर हुई और 66 पैसे इसने गेन किए। ऑलमोस्ट 12 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। PRL ने भी आज नेगेटिव ही क्लोजिंग दी है 2.46%, 46 पैसा इसके शेयर प्राइस में से डिक्रीज हुए। 18.21 के ऊपर PRL की क्लोजिंग हुई। बाइको ने आज 14 पैसे लूज किए, 9 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए, 10.04 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। FFL ने भी आज नेगेटिव ही क्लोजिंग दी और 3.31% इसकी रही और 53 पैसा इसकी शेयर प्राइस डिक्रीज हुए। 15.49 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई और तकरीबन कोई 9 मिलियन के करीब ही वॉल्यूम जनरेट हुए। FCCL ने आज क्लोजिंग पॉजिटिव दी है और 20.09 की इसकी क्लोजिंग आई है और 1.06% इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है। इसके बाद हम चार्ट एनालिसिस से पहले हम जरा नजर डाल लेते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर भी। एज यू मे सी कि क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली WTI क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंटिन्यूसली अभी भी डाउनवर्ड प्रेशर के अंदर ही है और अगेन 4350 के करीब इसने अपना एक हाई लगाने के बाद फिर वापस से इसके अंदर रिजेक्शन आई, सेलिंग आई, पुल बैक आया, फिर अपना एक 4150 के अराउंड में हाई लगाया, फिर वापस से अभी जो ये वापस ट्रेड कर रहा है और अभी जो इसने यहाँ पर जो एक लो लगाया है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन 37.61 के ऊपर यहाँ पे लो लगाया और अभी 3820 के अराउंड में ट्रेड कर रहा है। तो ये अभी तक सस्टेन नहीं हो रहा, ये हमें पॉइंट नोट रखना चाहिए। इसके बाद हम अपने चार्ट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज की जो कैंडल फॉर्म हुई है उसके हवाले से हमने लास्ट वीडियो में, अपनी कल वाली वीडियो में क्या कहा था, सबसे पहले ज़रा वो देख लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कल की ओपनिंग के बाद हमें एक डाउनवर्ड प्रेशर आता है और
इनिशियल आवर्स के अंदर इंडेक्स नीचे की तरफ ड्रैग होता है तो ज़्यादा बेहतर ये वाली पोजीशन होगी कि इंडेक्स स्टार्टिंग आवर्स के अंदर नीचे की तरफ आए तो इंडेक्स के लिए आसान ये होगा कि इंडेक्स अपनी ये जो सपोर्ट है 40,400 के अराउंड में उसको मेंटेन करे और यहाँ पर थोड़ा टाइम रुकने के बाद यहीं से एक बाउंस बैक करे और एक छोटी या एक मिड साइज की कैंडल पॉजिटिव साइड में हम सेकेंड आवर में देख सकते हैं कि वो फॉर्म होगी। हमने कल यही डिस्कस किया था कि हमें मोस्ट लाइकली ये लगता है कि कल एक इनिशियल आवर्स के अंदर नेगेटिविटी दिखेगी इंडेक्स में और उसके बाद हम लेटर आवर्स के अंदर और सेकंड सेशन में ये देखेंगे कि एक छोटी साइज की एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होगी। आज इसी तरह हुआ है। इनिशियल आवर्स के अंदर हमने देखा कि एक सेलिंग प्रेशर था और फिर डाउन साइड से रिजेक्शन आई, मींस बायर मौजूद थे और उन्होंने इसकी जो क्लोजिंग करवाई है वो पॉजिटिव साइड पे कराई है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो कैंडल बेसिकली फॉर्म हुई है इसे हम हैमर कैंडल कहते हैं और जब एक डाउन साइड प्रेशर के बाद एक हैमर कैंडल फॉर्म होती है जिसकी नीचे से विक बड़ी होती है जो इस बात को इंडिकेट करती है कि बायर जहां पर मौजूद हैं और वो नीचे वाले लेवल्स के रेट के ऊपर भी बाइंग के लिए तैयार हैं और एक विक बनती है और इस तरह की एक कैंडल फॉर्म होती है जो साइज में इसकी बॉडी छोटी होती है लेकिन पॉजिटिव साइड में है और अगर आप देखें तो इसकी बहुत ही छोटी सी एक अपर विक भी मौजूद है। तो ये एक हैमर कैंडल है जो इस बात को जाहिर करती है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है और जब ये एक डाउन साइड के बाद एक हैमर कैंडल फॉर्म हो तो ये इसी बात को इंडिकेट कर रही है। सिर्फ अगर हम कैंडल को देख रहे हैं तो यहाँ पर ये बात जाहिर हो रही है कि बायर जहाँ पर मौजूद हैं और बुल्स वापस आ सकते हैं और वापस से जो ये एक डाउन साइड मोमेंटम चल रही है और एक लो स्विंग फॉर्म हो रहा है और बियर्स का एक एग्रेशन है इस पूरे एरिया के अंदर, वो शायद जोर टूटने वाला है। ये तो सिर्फ जस्ट कैंडल की बात हुई। इससे पहले अगर हम देखते हैं कि इसी तरह की कैंडल जो एक ट्रेंड रिवर्सल को बताती हैं वो पहले भी फॉर्म हुई है, जस्ट लाइक दिस कैंडल जो कि 24 जुलाई को फॉर्म हुई थी। जस्ट लाइक दिस वन, ये भी एक कैंडल जो फॉर्म हुई, डॉजी कैंडल फॉर्म, ये दोनों डॉजी कैंडल्स हैं जो ये कैंडल भी जब फॉर्म हुई तो ये 21 अगस्त को हुई थी और जो इस बात को इंडिकेट कर रही थी डॉजी कैंडल के एक डाउन साइड मोमेंटम के बाद डॉजी कैंडल इस तरह की फॉर्म होना इस बात को इंडिकेट कर रही थी कि बुल रन अभी बाकी है। तो अगेन अभी हम देखें तो यहाँ पर भी इसी तरह की एक कैंडल फॉर्म हुई है जो डॉजी तो नहीं है, एक हैमर कैंडल है, लेकिन ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल को रिफ्लेक्ट करती है। थोड़ा अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर भी इस तरह की एक डॉजी कैंडल फॉर्म हुई थी, यहाँ पर भी जस्ट लाइक एक हैमर टाइप की ही कैंडल फॉर्म हुई थी। लेकिन हमने फिर ये देखा कि जिस तरह यहाँ पर ये कैंडल फॉर्म होने के बाद हमें एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुई थी जो इस बात को कंफर्म कर रही थी कि यहाँ से बुल मोमेंटम वापस गेन कर सकते हैं। तो जब ये एक कैंडल फॉर्म हुई थी जिससे डाउन साइड से रिजेक्शन थी और अपने मूविंग एवरेज से भी सपोर्ट दिख रही थी, लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल फॉर्म हुई एक तो वो गैप डाउन ओपनिंग हुई और अप साइड से एक काफ़ी बड़ी रिजेक्शन आई जो इस बात को कंफर्म कर रही थी कि यहाँ पे भी अभी तक बुल्स का मोमेंटम वापस नहीं आया बल्कि बेयर्स ही एग्रेशन में हैं। यहाँ पर अब जो हैमर कैंडल फॉर्म हुई है समहाउ अ बिट पॉजिटिविटी फॉर बुल्स, लेकिन अगर हम टोटल एक मोमेंटम देखें तो हमें अभी तक उसका शिफ्ट कंफर्म नहीं हुआ कि जो एक बियर्स का मोमेंटम चला हुआ आ रहा है एग्रेशन वो अभी तक मौजूद है। और ये वाली कैंडल प्रीवियस अपनी जो दो कैंडल्स थी ट्रेंड रिवर्सल के लिए वो उनसे किस तरह के डिफरेंट है हम ये भी जरा सा देख लेते हैं। अगर आप ये देखिए कि ये जो कैंडल फॉर्म हुई थी जो ट्रेंड रिवर्सल को बता रही थी और ये बता रही थी कि कंटिन्यूअस ही रहेगा, जो एक बेयर का एक एग्रेशन आ सकता था तो वो यहाँ पर नहीं आया। तो उसके अंदर अगर आप ये देखें तो ये जो बोलिंजर बैंड के अपर हाफ के
अंदर ये कैंडल्स फॉर्म हो रही थी। जिस तरह आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो बॉलिंजर बैंड है उसके अपर हाफ के अंदर हो रही हैं, प्लस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट ली जा रही है और ये बात कंफर्म हो रही थी यहाँ पर। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी जो ये एक कैंडल फॉर्म हुई थी ये भी बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ के अंदर ही हुई थी और यहाँ पर भी जो मूविंग एवरेज थी 21 की 21 की जो मूविंग एवरेज थी यहाँ पर उसे सपोर्ट ली गई थी और यहाँ पर भी जो रिजेक्शन आई थी डाउन साइड से प्राइस की वो भी इस बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ में थी। इट शोज कि ये जो एक मोमेंटम चला हुआ आ रहा था ये दोनों जो फेजेस हैं फर्स्ट फेज एंड द सेकंड फेज ये इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे और हमने ये देखा कि ये इसी तरह कंटिन्यू रहे। लेकिन अगर आप एक और चीज देखें, अच्छा इसी के साथ साथ अगर आप ये देखें तो जो ये एक मोमेंटम यहाँ से बुल्स का चला हुआ आ रहा था ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से ऊपर था, नंबर 1। नंबर 2 ये अपर हाफ के अंदर था एंड नंबर 3 ये बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ के ऊपर था, यानी जो अपर बैंड है उसके साथ साथ वॉकिंग विद द बैंड था। ये इस बात को जाहिर करता था कि बुल्स बहुत ज्यादा एग्रेशन में है। इस वाली कैंडल पे अगर हम आए तो आपको यहां से थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो लगेगा। डिफरेंट सिनारियो किस तरह है थोड़ा सा उसको समझने की जरूरत है। एक तो आप ये देख रहे हैं कि जो यहां तक का जो एक वॉकिंग विद द बैंड चला हुआ आ रहा था यहां पर जाकर बुल्स का रिजोर्ट टूट चुका है, नंबर 1। नंबर 2 अब जो ये कैंडल फॉर्म हो रही है ये बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के अंदर फॉर्म हो रही है और बिल्कुल अगर आप देखें तो बिल्कुल उसी के साथ जिस तरह यहाँ पर बुल्स का मोमेंटम था वॉकिंग विद द बैंड, वॉकिंग विद द अपर बैंड जो बुलिशनेस को जाहिर करता है, यहाँ पर जो ये कैंडल्स चल रही हैं अभी तक इन्होंने लोअर बैंड को नहीं छोड़ा और ये भी वॉकिंग विद द लोअर बैंड है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक बुल्स की तरफ से भले यहां से एफर्ट आई हो लेकिन अभी तक जो मोमेंटम चला हुआ आ रहा है वो भी अभी तक भी बेयरिश ही है। और ये आप देखेंगे जो ये कैंडल फॉर्म हुई है ये कैंडल इस बॉलिंजर बैंड के लोअर हाफ के अंदर हो रही है और लोअर हाफ में भी विद द लोअर बैंड जो अभी तक किसी बुलिश सेंटीमेंट को जिस तरह के पहले बुलिश सेंटीमेंट थे उसको बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं कर रहा। जस्ट एक कैंडल को देख करके एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई है और विदाउट कंफर्मेशन जिस तरह के यहां पर भी बनी थी तो ये एन मुमकिन है कि ये वॉकिंग विद द बैंड करते हुए अभी भी अपनी इस EMA 50 को भी नीचे डाउनवर्ड क्रॉस करके क्लोजिंग कर सकता है। थोड़ा और डिटेल में अगर हम समझें तो आप ये देखिए कि जब यहां से रिजेक्शंस आ रहे थे आपको कंटिन्यूसली कहा गया था कि सेलिंग करके आप अपना कैश होल्ड रखिए, तो आप ये देखेंगे कि ये लोअर हाफ के अंदर है और प्लस अगर आप ये देखिए कि जो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई उसके बाद जो कैंडल फॉर्म हुई ऑल्दो ये एक पॉजिटिव कैंडल थी और इस पॉजिटिव कैंडल पे भी आपको बताया गया था कि ये EMA 50 से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर सकता है और करेगा, तो बिल्कुल ये इसी तरह की कैंडल फॉर्म हुई। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी कि इसने प्रीसीडिंग कैंडल के लो को से ज्यादा नीचे लो बनाया और जब नियर क्लोजिंग आपने इस डे की 29 सितंबर को आपने नोट किया होगा कि लास्ट मिनट्स के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग आई और तकरीबन जो अनएडजस्टेड जो फिगर आया था जब एडजस्टमेंट हुई इंडेक्स की तो वो तकरीबन कोई 200 पॉइंट यहां से लेस हो चुके थे। यहां वाली कैंडल अगर आप नोट करें तो ये वाली कैंडल ने भी अपनी प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग से नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। आज की कैंडल ऑल्दो एक हैमर कैंडल मौजूद है लेकिन विदाउट कंफर्मेशन है, अभी तक कोई कंफर्मेशन इसकी नहीं है कि यहां से कितना पुल बैक आ सकता है
और इस कैंडल को भी आप देखें तो अपनी प्रीसीडिंग इन तीनों कैंडल के लो से ज्यादा इसने आज लो फॉर्म किया है। अगर आप इसका लो देखिए तो ये आज का लो था 40,113.95। तो जस्ट लाइक जिस तरह इस एरिया के अंदर यहां पर EMA 50 से सपोर्ट लेते ही इंडेक्स ने अपवर्ड मूव बनाया था, आज EMA 50 से सपोर्ट ऑल्दो ली जरूर है लेकिन वो उससे काफी नीचे जाकर भी इसने विक बनाई है। अगर आप पहले देखें तो जब ये वाली कैंडल फॉर्म थी तो इसने एग्जैक्टली EMA 9 से सपोर्ट बनाई थी और इससे नीचे विक भी नहीं बनाई। सेकेंड टाइम जो यहां से जो कंटिन्यू हुआ था 21 अगस्त को जो करेक्शन आई थी और एंड हुई थी, यहां पर भी अगर आप देखें तो यहां पर भी जो एक विक बनाई थी उसके बाद ये जो विक बनाई है ये बेसिकली एग्जैक्टली EMA 21 के ऊपर बनाई है और उससे नीचे नहीं गई थी। और उसके बाद की जो नेक्स्ट डे की जो क्लोजिंग थी वो अपर हाफ के अंदर ही थी, इसकी भी क्लोजिंग बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में थी और नेक्स्ट डे की कैंडल भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी। लेकिन अगर अभी तक हम यहां पर देखें तो यहां पर उस तरह का सिनारियो नहीं लग रहा। इट मीन्स कि अभी भी सिर्फ एक इस कैंडल की फॉर्मेशन के ऊपर हम अपनी एग्रेसिव बाइंग प्लान नहीं कर सकते। एग्रेसिव बाइंग हमारी उस वक्त प्लान हो सकती है, लॉन्ग पोजीशन उस वक्त हम कर सकते हैं जबकि इंडेक्स एटलीस्ट 41,300 से अबव जाकर क्लोज करेगा, तो जब जाकर हम कुछ इस पोजीशन में होंगे कि हम लॉन्ग की पोजीशंस के बारे में सोच सकते हैं और बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। एक रिस्की ट्रेडर अगर चाहे तो यहां पर रिस्क ले सकता है, लेकिन अगर आप टेक्निकली मुझसे ये पूछिए कि क्या हम एग्रेसिव इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, तो माय आंसर इज नो। उसकी और क्या वजूहात हैं, उनमें से एक और रीजन आप देखें, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि क्रॉस ओवर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का मौजूद है। अच्छा, अगर आप ये देखिए कि यहां पर भी क्रॉस ओवर मौजूद था, यहां पर भी क्रॉस ओवर मौजूद था नेगेटिव साइड में, लेकिन यहां से वापस से पुल बैक हो गया था। तो इस वाले सिनारियो में और आज के सिनारियो में क्या डिफरेंस है? तो बहुत सारे मैंने ऐसे दोस्तों को भी सुना है जो मुझसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो और भी वीडियोस भी बनाते हैं और वो मुझे ये कह रहे हैं कि जी जिस तरह यहाँ पर आप देखें क्रॉस ओवर जनरेट हो गया था नेगेटिव साइड में, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक आ गया था, तो यहाँ पर भी ये तो एक नॉर्मल सी चीज है जो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस ये है कि यहां पर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज था, वॉलेटिलिटी उस तरह की नहीं थी, नंबर वन। और अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपैंड मीन जिस तरह यहां पर बुलिश साइड में एक्सपैंड हो रहा था, यहां पर स्क्वीज था। इस एरिया में अगर आप देखें कि स्क्वीज पोजीशन थी और यहां पर जाकर जब जो है वो कैंडल्स ने बुल्स ने यहां पर मोमेंटम गेन किया, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये बॉलिंजर बैंड स्क्वीज नहीं है बल्कि एक्सटेंडेड है। और जब भी एक्सटेंडेड किसी आइदर वे होता है उसका मतलब होता है कि उसी साइड का पलड़ा जो है वो भारी है। आइदर वो अप साइड की तरफ होगा तो यहाँ पे बुल्स का पलड़ा भारी होगा, और अगर ये स्क्वीज खत्म होने के बाद जिस तरह यहाँ पर स्क्वीज हो रहा था, लेकिन अगर आप अभी देखें तो ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सटेंड हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, और जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि नंबर वन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, और नंबर टू ये कि ये एक बेयरिश ही साइन है। इसे अगर हम और अदर इंडिकेटर्स के ऊपर के जरिए से भी देखें, अच्छा उस पर जाने से पहले हम पहले वॉल्यूम्स को चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम्स आप देखें तो जिस तरह की ये कैंडल फॉर्म हुई है हैमर कैंडल, तो यहाँ पर जो डाउन साइड से एक बाइंग प्रेशर आना चाहिए था विद द वॉल्यूम, वो उस तरह का एग्रेशन नहीं आया।
जस्ट हैव अ लुक। आप ये देखें कि ये जो लास्ट डे की जो कैंडल थी, जो नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी 30th ऑफ सितंबर को, यहां पर जो वॉल्यूम जनरेट हुआ था वो वॉल्यूम आज की कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम था। और आज की जो डाउन साइड से रिजेक्शन आई है, अगर वो तो विद द हैवी वॉल्यूम होता तो फिर भी हम कुछ भले इंडिकेटर्स कुछ भी कह रहे होते तो हमें कुछ ज्यादा एक होप होती, ज्यादा हम इस बात को कंफर्म कर सकते थे कि शायद यहां से चूंकि इंटरेस्ट ज्यादा है तो और विद वॉल्यूम है तो हम ये कह सकते थे कि यहां से बुल्स शायद एक अच्छा मोमेंटम गेन कर सकें। लेकिन चूंकि वॉल्यूम इस नेगेटिव कैंडल के वॉल्यूम से कम है, इसका मतलब ये कि जो ये डाउन साइड रिजेक्शन है ये बेसिकली उस हद तक जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी भी जिस हद तक हमें रिक्वायर्ड है, बुल्स को रिक्वायर्ड है। बुल्स जब तक के इंडेक्स 41,000 ये एक बहुत मिनिमम लेवल में आपको बता रहा हूं कि जब तक के बुल्स 41,330 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं कर देते तो उस वक्त तक हम बुल्स की तरफ से उस तरह की एग्रेशन नहीं देख सकेंगे। ऑल्दो बेसिक उनको एटलीस्ट क्लोज तो करना है 41,800 और 900 से ऊपर, तो हम फिर एक बुलिश मोमेंटम वापस से हम देखेंगे जिसके अंदर जिस तरह के जो पहले फेजेस आए थे उसी तरह का हम वापस से एग्रेशन देख सकते हैं। लेकिन अभी तक इसका फिलहाल कोई साइन नहीं है। तो हमें भी जिस तरह की इंडेक्स की मूवमेंट हमें बता रही है हमें भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो अब कल के लिए इंटरडे बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से इस फॉर्मेशन के बाद हमें एक इनिशियल आवर्स के अंदर मे बी एक पॉजिटिविटी दिखे और इंडेक्स ऊपर जाने की और पॉइंट्स गेन करने की कोशिश करे। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इंडेक्स अगर यहां से पुल बैक भी देता है तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, बल्कि अगर जिन दोस्तों ने अगर आज की जो हमारी कल लास्ट वाली वीडियो को देखकर और जो लेवल्स बताए गए थे उनके लेवल्स को जब वो इंडेक्स सस्टेन कर रहा था, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप दोस्तों को इंटीमेट कर दिया गया था, तो जिस तरह जिन दोस्तों ने आज बाइंग की है कल वो सेल ऑन स्ट्रेंथ ही रखेंगे और वो इस होल्डिंग अभी इस सिनारियो में लॉन्ग पोजीशन को रखना में भी आपके लिए रिस्की हो जाए। भले इंडेक्स यहां से तोड़कर जब हमें कंफर्मेशन हो जाएगी और हमने जो लेवल्स बताए हैं जहां पर बुल्स का एग्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, हम भले ऊपर के रेट के ऊपर बाइंग कर लें और लेकिन हम उस वक्त सिक्योर होंगे। हम अभी तक लॉन्ग पोजीशन वाले अभी तक सिक्योर नहीं है। अगर हम 2 रुपए 3 रुपए 10 रुपए बड़े स्क्रिप्ट के ऊपर अगर हम ऊपर चढ़ के बाइंग करेंगे जबकि मोमेंटम हमारे साथ होगा, बुल्स के साथ होगा, तो हम एक कंफर्म ट्रेड ले सकेंगे और हमारे पास ज्यादा चांसेस विनिंग के होंगे, लूज के नहीं होंगे। ये मैं उन दोस्तों को भी बता रहा हूं जो हर थोड़ी देर में मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में बार बार ये पूछ रहे हैं कि जी आज बाइंग फलाने स्क्रिप्ट में आ गई है, क्या बाइंग कर लें, और पूरा दिन इसी के ऊपर फोकस होता है लोगों का, बाइंग और बाइंग और बाइंग के ऊपर। ठीक है, जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो अगर करना चाहें या फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और या एटलीस्ट मीडियम टर्म मींस एटलीस्ट 5 months 6 months मिनिमम 4 months के ऊपर वो होल्डिंग कर सकते हो और वो डेली बेसिस पे जो एक सीसॉ मूवमेंट होता है इंडेक्स का या स्क्रिप्ट का कि आज ऊपर है कल वापस से नीचे है, फिर करेक्शन है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, और वो डेली बेसिस पे अपने स्क्रिप्ट को देख देख के परेशान ना होते हो, वो तो अपने तौर पर यहां पर अगर बाइंग करते हैं तो उनके लिए फिलहाल जब तक के इंडेक्स हमारे इस 39,200 या 100 एक हम फिगर बना सकते हैं, जब तक कि इससे नीचे के लिए क्लोजिंग नहीं देता, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये पॉसिबिलिटी है। और विद द कंडीशन कि उनके पास अभी भी एटलीस्ट 30-40% कैश होल्डिंग हो कि जब और डाउनवर्ड प्रेशर आएगा इंडेक्स में और वो अपने इस डबल बॉटम वाला एरिया
जो हमने अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में हमने डिस्कस किया था, और इस एरिया में भी वो अपने एवरेज आउट या बाइंग प्लान कर सकते हो विद सीइंग द लेवल्स ऑफ द इंडेक्स कि जब यहाँ पर आता है तो डबल बॉटम से पुल बैक आता है और सपोर्ट मिलती है, तो फिर उनके लिए तो सही है। लेकिन जो दोस्त स्विंग ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के ऊपर आते हैं उनके लिए विनिंग और लूजिंग के रेशोज अब बड़े डिफरेंट हैं। वो उस तरह के रेशोज नहीं हैं जो हम पहले बुल रन के अंदर देख चुके हैं। ये बहुत ज्यादा आप अपने जहन में ये चीज जरूर बिठा लीजिए, और डेली ट्रेडिंग को इस लेवल्स के ऊपर नहीं करना चाहिए। आप लॉस कर दें उससे बहुत ज्यादा बेहतर है कि आप कोई ट्रेडिंग ही ना करें। कुछ टाइम इंडेक्स में ऐसे होते हैं जो एक नो ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। ये लॉन्ग्स जो लॉन्ग करते हैं यानी जो बाइंग करते हैं उनके लिए ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर बियर्स का मोमेंटम ज्यादा है तो वो तो यहाँ से प्रॉफिट गेन कर लेंगे पुल बैक्स के ऊपर, लेकिन जो लॉन्ग वाले हैं वो यहाँ पर शायद अपनी ट्रेड्स को लूज भी कर दें। तो सम टाइम आपका मार्केट से बाहर बैठकर कैश होल्ड रखना वो ज्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप डेली की ट्रेडिंग सोचें और डेली सोचेंगे आज नीचे आ गया रेट तो मैं बाइंग कर लूं। यही वजह है कि अगर आप ये देखें कि जो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जी आप एवरेज कर लें, एवरेज कर लें, एवरेज कर लें, मैं बड़ा इसके सख्त खिलाफ हूं। एवरेज अगेंस्ट द ट्रेंड कभी भी नहीं होता। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं अगेंस्ट द ट्रेंड क्या होता है कि एक बुलिश सेशंस हम देखते हुए आ रहे थे और एक बुल रैली चलती हुई आ रही थी, और वंस हमने देखा कि एक बेरिश स्पेल शुरू होता है और हर डिप के ऊपर आज फलाने स्क्रिप्ट में 2 रुपए गिर गए तो आज हम एवरेज कर लें, कल एक और गिर गए 2 रुपए हम एवरेज कर लें। तो आप किस हद तक एवरेज कर पाएंगे? अल्टीमेटली आप ये नोट करेंगे कि आपके पास यू आर आउट ऑफ द कैश, आपके पास कैश नहीं होगा और आपने ऊपर के लेवल के ऊपर एवरेज किया हुआ होगा, और अब जब एक जो है वो वापस से अगर इंडेक्स मुड़ता है और एक रिवर्स लगाता है तो नीचे के लेवल्स के ऊपर आप अपना एवरेज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो और एक और भी एक मिथ है मैंने बहुत सारे दोस्तों को सुना है, वो ये कहते हैं कि जी 10% इंडेक्स जब भी कोई स्क्रिप्ट गिर जाए तो आप बाइंग कर लीजिए या एवरेज कर लीजिए। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ऐसी कोई रूल नहीं है। वो कहते हैं ना ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, ये वही वाली चीज है, ये किसी किताब में नहीं लिखा कि आप 10% जैसे गिर जाए, कोई शेयर 8% गिर जाए आपने बाइंग कर लिया। बेसिक आपको ये समझना है कि जब तक के वो स्पेल आपके अगेंस्ट चल रहा है आपने एवरेज नहीं करना, और नॉट एवरी डिप इज अपॉर्चुनिटी फॉर योर बाइंग, जबकि एक बेरिश ट्रेंड चल रहा हो। एक लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड के अंदर जब तक एक शॉर्ट टर्म बेयरिश या मीडियम टर्म बेयरिश सेशंस चल रहे हों उस वक्त आप बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी नहीं बनाते। ये बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनती है हमेशा जब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट्स चल रहे हों, और स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट में जहां आपको एक डिप मिले आप उसको अपॉर्चुनिटी माने, और जहां एक और बुलिश सेशंस चल रहे हो जहां पर आपको डिप मिले आप वहां पर उसको अपॉर्चुनिटी माने। लेकिन ये वाले जो सेशंस हैं ये वो वाला सिनारियो नहीं है। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में RSI के अंदर आप दोस्तों को ये बताया था, आई थिंक मैं पहले RSI लगा लेता हूं। RSI में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि ये जो RSI है, और कल की वीडियो जिन दोस्तों ने देखी होगी मैंने आप दोस्तों को यही बताया था कि यहां पर एक शॉर्ट टर्म हमें आज के दिन में यहां पर एक साइडवेज RSI मिलेगा, या एक फ्लैट टाइप का RSI होगा, या एक शॉर्ट टर्म हल्का सा एक पुल बैक आएगा। तो जिन दोस्तों ने वीडियो देखी है तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है, तो आप इस ड्यूरिंग दिस वीडियो आप काइंडली लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिए।
अच्छा, यहां पर कल बताया गया था कि यहां से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आएगा जो एक साइडवेज को देखेगा। तो अगर आप ये मोमेंटम देखें आफ्टर द क्रॉस ओवर इन RSI, एक डाइवर्जन जो फॉर्म, सॉरी नॉट क्रॉस ओवर, डाइवर्जन, जो एक डाइवर्जन फॉर्म हुई हुई थी, उस डाइवर्जन के यहां पर RSI ये देखिए कि अपने एक 50 से नीचे बिलो ट्रेड कर रहा है। और नंबर 2, यहां पर भी जो एक अच्छी कैंडल भी बनी है, लेकिन मोमेंटम एक शार्प इन जो है वो अप साइड का नहीं है, बल्कि एक साइडवेज वाला है। इट इंडिकेट्स कि ये जो आज भी बुल्स की तरफ से एफर्ट्स देखी गई हैं, उनके अंदर एग्रेशन नहीं है, करेक्शन मोड है। जिस तरह एक कोई बम्पी आप सड़क पर हो, या आप की गाड़ी एक जो है वो एक खड्डे पे जाए और वापस से उठे, तो एक जो एक हल्का सा एक पुल बैक आता है ना, आप उसको ये ना समझे कि वापस से हम बुल सेशन के अंदर आ गए हैं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट जब भी आप जाएंगे, आप लॉस ही उठाएंगे। यहां पर हमने वही एज इट इज जैसे हमने एक्सपेक्ट किया, वो एक साइडवेज वाला मोमेंटम हमें दिख रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं मैकडी। अगेन मैकडी में जिस तरह आप जरा नोट कीजिएगा, ये जो दो कैंडल बनी थी, ये दोनों के अंदर जो हिस्टोग्राम थे वो पैरेलल थे, और उसके बाद हमने वापस से देखा हिस्टोग्राम, उससे प्रीसीडिंग जो हिस्टोग्राम बना था उससे बड़ा हिस्टोग्राम बना, और आज भी ये पैरेलल ही हैं। अभी हिस्टोग्राम को भी अगर आप देखें तो ये बेसिकली आपको एक मोमेंटम और एक डायरेक्शन बता रहा होता है, तो ये भी डायरेक्शन अभी भी नेगेटिव ही साइड पर है। तो हम ये नहीं देख सकते कि जी बहुत ज्यादा करेक्शन आ चुकी है और बहुत ज्यादा शेयर्स गिर चुके हैं तो अब तो हम एंट्री कर लेंगे। आप एक और बात समझिएगा कि यहां पर अगर जिस तरह यहां पर एक बुलिश रैली चली थी, तो जो शॉर्ट वाले थे अगर वो ये सोचते कि जी एक PIOC जो है वो लेट सपोज 24 रुपए वाला शेयर उठ के अभी 100 रुपए के ऊपर चला गया, तो अब 50 रुपए के ऊपर चला गया तो हम शॉर्ट कर दें इसलिए कि तो बहुत गेन हो गया, 100% बढ़ गया। आप अगेंस्ट द ट्रेंड कभी भी नहीं जा सकते। वही 22-24 वाला PIOC उसने 100 से ऊपर को टच किया। इट शोज कि जिस तरफ का डायरेक्शन होता है तो कभी भी मार्केट ये नहीं देखती कि उसके अंदर कितना परसेंट उसका शेयर प्राइस कितना ज्यादा बढ़ चुका है या कितना ज्यादा कम हो चुका है। तो आप जब ये देखेंगे कि जब अगर ये कंटिन्यूअस बेयरिश सेशन चलते हैं तो आपके शेयर 10% नहीं 50% भी गिर जाएंगे, तो भी आपके रेट फिर नहीं आने लगे। तो अगेंस्ट द ट्रेंड हम नहीं चलेंगे। लेकिन ये डराने का मकसद जो है वो, अच्छा एक और भी चीज हम पहले देखते हैं। अच्छा पहले मैं ये बात कर लूं कि ये डराने का मकसद ये है कि आप अपना कैश होल्ड रखें। आप हर डे में ट्रेड ना करें, थोड़ा सा कोई डिप आ जाती है आप अपॉर्चुनिटी ना समझें। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं और आप शॉर्ट टर्म गेन अगर कर सकते हैं कि लाइक 1-2 रुपए आपको मूवमेंट मिल जाती है और इंटरडे बेसिस पे विदाउट होल्डिंग अगर आप ये काम कर सकते हैं तो फिर तो किया जा सकता है। चूंकि हाई वॉलेटिलिटी है विद बोथ द साइड, बेरिश साइड भी और आपको बुलिश सेशन भी मिल जाता है, बेरिश भी मिल जाता है, तो फिर तो सही है। अच्छा अगर आप एक ये चीज देखिए कि ये जो हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, अब आप ये देखिए ये इस ट्रेंड लाइन से इस आज की जो कैंडल फॉर्म हुई है वो उसके नीचे ही क्लोज हुई है। यानी इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग का मतलब ये है कि अब इंडेक्स के पास ये जो लाइन, जो ट्रेंड लाइन थी, ये जो पहले एक सपोर्ट का काम कर रही थी, अब यही ट्रेंड लाइन हमारे अगेंस्ट भी जा सकती है, जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम भी कर सकती है। तो आप ये देखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, बहुत लो स्विंग्स को हमने इनको कनेक्ट करके, तो ये आज की क्लोजिंग अगर तो इससे ऊपर की होती
यानी ऑलमोस्ट 40,000 मिनिमम रिक्वायरमेंट ये थी कि 40,900 से अबव की आज की अगर क्लोजिंग होती तो फिर भी हमें ये लगता है कि इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर ऊपर उठा है। तो ये एक बड़ा ही जो है वो कोई हमें बहुत ज्यादा होपफुल अभी इस लेवल के ऊपर नहीं होना इंडेक्स के हवाले से, और बाइंग साइड पे आपके लिए नहीं आएंगे। और अब जो भी एक बाउंस आएगा और जो भी एक पुल बैक आएगा इंडेक्स में, वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी अब कुछ नहीं होगा, अभी फिलहाल आपके लिए वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा। और जब देखें, जब भी एक बेरिश सेशन चल रहे होते हैं उस वक्त हमेशा जो पुल बैक्स होते हैं, जो एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होती है, वहां पर हर हाई रेट के ऊपर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है प्रॉफिट बुकिंग की और सेलिंग की। और जब भी कोई बुलिश सेशंस चलते हैं, बुल रैली होती है, वहां पर हर डाउनवर्ड मूव, जहां पर जो भी डिप लगेगी वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है, उस वक्त आपके लिए सेलिंग नहीं होती। होप यू ऑल गॉट माय पॉइंट। इसके बाद हम देख लेते हैं, हम मैकडी पे डिस्कस कर रहे थे, तो आपने हिस्टोग्राम अभी भी नेगेटिव ही साइड में ही बढ़ते जा रहे हैं, जो मोमेंटम बेयरिश को का हावी होता जा रहा है। आप ये देखें, कोई क्रॉस ओवर, कोई डाइवर्जन, कोई जो है वो एक कर्व हमें अभी तक मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के इन बिटवीन नहीं दिख रहा। आप एक और चीज नोट करें जो मैं पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि ये अभी जिस तरह इंडेक्स अपने ओवरबॉट रीजन में काफी टाइम लगा चुका है, आप ये देखें कि ऑलमोस्ट ये अपने ओवरबॉट रीजन में, बल्कि अगर हम 50 वाले एरिया से भी एटलीस्ट इसको ले लें तो तकरीबन 25 जून से लेकर हम यहां तक एक लगा लेते हैं ऑलमोस्ट 18 सितंबर। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑलमोस्ट 3 से 3.25 महीने के करीब जब इंडेक्स अपने एक्स्ट्रा बुलिश सेशंस के अंदर रह चुका है, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 70 के ऊपर टच करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने सेल करके बैठ जाना है, बल्कि वेट करना है कि जब 70 से अबव आरएसआई ट्रेड होता है, इट शोज के बहुत ज्यादा बुलिश सेंटीमेंट मौजूद है। और जब भी अपने 30 से नीचे के लेवल के ऊपर इंडेक्स ट्रेड होता है, इट डजंट मीन कि आप जैसे यहाँ पे 30 पे अगर इंडेक्स टच करे तो हम फौरन हर चीज छोड़ छाड़ के बाइंग प्लान कर लें, ऐसा नहीं होता। तो जिस तरह इतना एक लंबा टाइम जब अपने बुलिश सेशंस के अंदर रह चुका है, तो बेयरिश और करेक्शन मोड के अंदर भी लंबा टाइम भी इंडेक्स रह सकता है। तो ये आपको डराने का मकसद ये है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट हाई रखें। उस तरह का रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखिएगा जिस तरह के यहां पर चलते हुए जो आपका मर्जी चाह आपने स्टॉक उठाया और आपको हर स्टॉक के अंदर ही फायदा हुआ। और यही वजह है कि बहुत सारे दोस्तों को मैं देख रहा हूं कि उन्होंने 10-10, 15-15, 20-20 स्क्रिप्ट उठाकर रखे हुए हैं कि फलाने ने बाइंग कॉल दी थी तो हमने ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया। आप किसी तौर पर भी मैनेज नहीं कर पाएंगे और आप डिजास्टर हो जाएगा आप दोस्तों के लिए। तो बहुत ज्यादा सेलेक्टिव स्टॉक में काम कर सकते हैं तो करें, वरना मत करें तो ज्यादा बेहतर है। एनीवेज, इसके बाद हम बाकी तमाम इंडिकेटर्स पे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि हमें देखना चाहिए। तो अगेन लेवल्स की अगर हम बात कर लें तो अभी भी इंडेक्स के पास जो है वो सपोर्ट यही वाला एरिया है। और अगर आप ये नोट कीजिए कि जिस तरह एक हमने पैरेलल, लॉन्ग टर्म पैरेलल चैनल बनाया हुआ रखा हुआ था, तो यहां पर भी जैसे ही यहां पर इसके जो है वो नीचे की तरफ आया, तो यहां से एक लॉन्ग विक बनकर यहां से तेजी के साथ सपोर्ट आई। अब आप यहां पर देख रहे हैं ये कंटिन्यूअसली हमारे इस सपोर्टिव एरिया के पास ही घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली सपोर्ट शायद उस तरह की ना ले, बल्कि ये इस जो सपोर्टिव एरिया जो हमारा है, इसको कंटिन्यूअसली ड्रिल कर रहा है नीचे की तरफ। और आपको पता है कि जब किसी भी दीवार में ड्रिल की जाती है तो बेसिकली वो फौरन ड्रिल नहीं हो जाती, उसके अंदर फौरन होल नहीं हो जाता, बल्कि उसको काफी टाइम लगता है।
तो अपने सपोर्ट एरिया के पास इतना लॉन्ग टर्म यहाँ पर इसको ट्रेड करना, ये एक खतरे की भी बात हो सकती है, और हमारे वो वाले लेवल्स भी आ सकते हैं जो लेवल्स पहले वीडियोस में बताए गए थे। और अब आप ये देखेंगे कि ये हमारे इस ट्रेंड लाइन से नीचे और हमारे इस पैरेलल चैनल के बिल्कुल बॉटम के न सिर्फ पास है बल्कि बॉटम को नीचे ड्रिल भी कर दिया है। तो मोमेंटम किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन तमाम इंडिकेटर्स और तमाम जो एक सिनारियो है, आप ये चीज छोड़ दीजिए कि जी इकोनॉमी के हालात बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, इंडेक्स की एक अपनी चाल होगी, हमें सिर्फ वो चाल समझनी है। हाँ ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो जाहिर है स्विंग ट्रेडर्स के लिए है या इंटरडे ट्रेडर्स के लिए है। मैंने पहले ही ये बात बता दी है कि ये जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको इसके अंदर हर डिप के अंदर वो बाइंग करके और अपना स्टॉप लॉस इस वाले एरिया से नीचे का बनाकर रख सकते हैं। इंडेक्स को कल के लिए अगर 41,300 से ऊपर की क्लोजिंग होगी तो हम थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी देखेंगे, लेकिन ऊपर की लेकिन कोई बहुत ज्यादा बुलिश हमने फिर भी नहीं होना जब तक कि हमारा ये 42,000 से ऊपर का इंडेक्स क्लोजिंग नहीं देगा। हम कोई बुलिश नहीं होंगे, भले हमसे 1,000-1,500 पॉइंट लूज हो जाएं और हम बहुत बॉटम पे बाइंग ना कर सके, लेकिन जब एक बुलिश रैली इसके बाद इस एरिया के बाद कंफर्मेशन के बाद जब शुरू होगी तो हम उसको इंशाल्लाह सेफली एंजॉय कर सकते हैं। तो कल के लिए जो लेवल्स हैं वो की लेवल्स आप अपने जहन में रख लीजिए। जो पहला लेवल जहां पर आज इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है, अगर इससे ऊपर की ट्रेड होता है इंडेक्स, तो जो पहला हमारे लिए जो एक सेलिंग लेवल हो सकता है या की लेवल हो सकता है वो है ऑलमोस्ट 40,854 टू 40,908। ये लेवल याद रखिएगा। जब इंडेक्स इस लेवल पे आएगा तो अगर आपको वहां पर एग्जॉशन फील हो और आपको ये फील हो कि यहां से रिजेक्शन आ रही है, तो आप इमीडिएटली अपनी जो लॉन्ग पोजीशंस हैं उसको आप क्लोज कर सकते हैं और प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। वंस इंडेक्स क्रॉस दिस लेवल एंड मेंटेन द लेवल, तो अगला जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा यही वाला टारगेट है जो कि है 41,173। एक राउंड ऑफ हम बना लेते हैं 100 and 150 के अराउंड में। तो ये वाला वो टारगेट होगा कि अगर आप ये दोनों शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को भी देखिएगा तो ये भी इसी के अराउंड ही है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगी, जस्ट लाइक दिस वन। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया, जस्ट लाइक दिस वन। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर भी आप देखें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया, क्रॉस ओवर जनरेट हुए हुए हैं। और यहाँ पर भी अगर पुल बैक आएगा तो कल अगर यही मूविंग एवरेज यहाँ पर आएंगी तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगी। और जब इससे ऊपर जाकर क्लोजिंग देगा तो ये ही जो है वो एक सपोर्टिव रोल प्ले कर सकती हैं। लास्टली हम जरा सा अगर नजर डाल लें, चले फीपीडीपी के डेटा के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज फीपी की तरफ से जो है वो थोड़ी कम सेलिंग देखी गई है। जिस तरह के पहले सेलिंग थी उस तरह की नहीं है। 0.18 मिलियन यूएसडी की सेलिंग है फीपी की तरफ से। लीपी के अंदर अगर हम सेलर्स देखें तो आज के सबसे बड़े सेलर, या मे बी हम ये कह सकते हैं कि शायद कुछ लोगों ने लॉस भी बुक किए हों, तो वो इंडिविजुअल्स हैं। जब उन्होंने देखा होगा इनिशियल आवर्स के अंदर कि मार्केट नीचे की तरफ मूव बना रही है तो वो ये समझे होंगे कि अब तो मार्केट यहाँ से गिरेगी। और इंशाल्लाह हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये फील होगा कि जो हमने कल बताया था कि इनिशियल आवर के अंदर मार्केट नीचे ही का मूव बनाएगी और वहीं से ही सपोर्ट ले सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लॉस बुक नहीं किया होगा इंशाल्लाह। तो खैर इंडिविजुअल्स की तरफ से आज काफ़ी हैवी सेलिंग देखी गई है 5.63 मिलियन यूएसडी की। दूसरे जो बड़े नेट सेलर हैं वो अगेन जस्ट लाइक जो म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने लास्ट वीक से ही कंटिन्यूसली सेलिंग साइड पर हैं, जो 3.67 मिलियन यूएसडी की है। इनके अलावा अगर हम देखें तो फीपी और लीपी के डेटा के अंदर हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है बज़ाहिर
कि यहाँ पर जो एक तो इंडिविजुअल्स हैं और एक सिर्फ म्यूचुअल फंड है, इन दोनों के अलावा बाकी तमाम प्लेयर्स जो हैं वो बाइंग साइड के अंदर मौजूद हैं और इन्फ्लोज कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो इन्फ्लो जिसने किया है वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिन्होंने 4.02 मिलियन यूएसडी का इन्फ्लो किया है, यानी बाइंग की है, नेट बायर्स हैं। और इनकी जो सबसे ज्यादा जो बाइंग है, जिस तरह ये कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड सेलिंग करे जा रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनीज कंटिन्यूसली बाइंग करे जा रहे हैं। 2.76 मिलियन यूएसडी की इन्होंने सिर्फ सीमेंट के अंदर बाइंग की, सबसे हाईएस्ट बाइंग इनकी सीमेंट के अंदर है। आपने देखा होगा आज डीजीकेसी और कोहार्ट और एमएलसीएफ और इन कुछ स्क्रिप्ट, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर, सीमेंट के अंदर काफ़ी हमने देखा कि अच्छी कैंडल्स फॉर्म हुई है। तो मे बी शायद इंश्योरेंस कंपनी ने इन स्क्रिप्ट के अंदर या अदर देन दीज स्क्रिप्ट और भी सीमेंट सेक्टर के अंदर बाइंग की हो। इसके बाद हम देखें तो सेकंड नंबर पे बैंक्स हैं और डीएफआईज हैं, जिन्होंने 3.73 मिलियन यूएसडी की बाइंग की है। ये कल भी बायर्स थे, जस्ट लाइक इंश्योरेंस, ये भी कल बायर थे और ये दोनों कंटिन्यूसली इन्फ्लोज करे जा रहे हैं। और नॉर्मली इनके जो इन्फ्लोज इंश्योरेंस और बैंक्स के होते हैं, डीएफआईज के होते हैं, ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनकी होती है। इनकी नॉर्मल एक स्विंग ट्रेडिंग नहीं होती जिस तरह हमारे इंडिविजुअल्स करते हैं, आज लिया और कल नीचे आ गया तो परेशान हो गए और परसों फिर बढ़ गया तो फिर बेच दिया तो तरसों वापस उठा लिया। इनकी जो स्ट्रेटेजीज होती हैं बेसिकली ये मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इनकी स्ट्रेटेजीज जो है वो शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड्स के लिए नहीं होती। यही वजह है कि मैं आप दोस्तों को बता रहा हूं कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो मीडियम टर्म में एटलीस्ट इन्वेस्टर्स हैं, 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने एटलीस्ट उनको अगर जो कर सकते हैं और जो डेली बेसिस पे परेशान नहीं होंगे इंडेक्स को देख देख के या जो है वो अपने स्क्रिप्ट को देख देख के, तो वो प्लान अभी भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली वो स्प्लिट बाइंग होगी, एक ही दिन के अंदर तमाम बाइंग नहीं होगी उनकी भी। हर डिप के ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता अक्यूमुलेशन फेज के ऊपर रह सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडर अभी नहीं रह सकते। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं तो इसके बाद जो ज्यादा बाइंग आई है वो ये ब्रोकर्स की तरफ से आई है। कल इनकी तरफ से हेवी सेलिंग थी। आज 0.57 मिलियन की बाइंग है, मिलियन यूएसडी की। इसके बाद जो है वो कंपनीज ने भी आज बाइंग की है 0.73 मिलियन की। फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.33 मिलियन यूएसडी की और एनबीएफसीज ने भी आज बाइंग की 0.09 मिलियन यूएसडी की। तो हम अगर ये देखें तो फीपी ने तो आज भी नेट सेलिंग की है, लेकिन इनकी सेलिंग पिछले दिनों की सेलिंग से कुछ कम हमें दिख रही है। और अगर हम लीपी साइड पे भी देखें तो अदर देन म्यूचुअल फंड्स हु आर कंटिन्यूसली सेलिंग, आज इंडिविजुअल ने भी सेलिंग की है। बाकी तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बाइंग साइड के ऊपर ही मौजूद हैं। तो ये एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बाइंग एरिया और एक अक्यूमुलेशन जोन बन सकता है, नॉट फॉर स्विंग ट्रेडर्स। होपफुली आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरी इन एफर्ट्स को जरूर इस वीडियो पर लाइक कर आप जाहिर कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई है। और जो दोस्त नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।